नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ऊर्जा संबंधी जो टॉपिक है बीपीएससी मेंस में जीएस2 में उसका दूसरा टॉपिक कर रहे हैं हमने इससे पहले परमाणु ऊर्जा को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सौर ऊर्जा को पढ़ेंगे। सौर ऊर्जा संबंधी 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सौर ऊर्जा क्या होता है और इसकी संभावना भारत में कितनी है और बिहार राज्य ने इसमें कितनी प्रगति की है। इसके अलावा क्या पूछता है कि इसके संबंधी चुनौतियां आपसे पूछ सकता है कि इसको इंस्टॉल करने में या इसको बढ़ाने में क्या क्या सरकार चुनौतियां फेस कर रही है। ये आपसे पूछ सकता है कि आपको अगर बना दिया जाए तो आपके कौन से मौलिक विचार ऐसे होंगे जिसके तहत सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसी तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो जब भी आंसर लिखा जाता है तो पहले सोलर एनर्जी को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जो साइंस टेक का थोड़ा सा भाग होता है उसको नहीं भी डिफाइन करते हैं उतना खास नहीं जाता है। तो सोलर एनर्जी को थोड़ा सा डिफाइन करना होता है। उसके बाद आपको इसमें डेटा का यूज होता है। आपको ये लिखना पड़ेगा कि भारत में अभी सोलर एनर्जी का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, बिहार राज्य में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, बिहार राज्य ने क्या लक्ष्य रखा हुआ है प्रोडक्शन का और भारत ने क्या लक्ष्य रखा हुआ है प्रोडक्शन का। तो इस चीज़ को जब आप लिखते हैं अपने आंसर में तो आपका आंसर बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में बेस्ट आंसर बन जाता है। ओके, तो और इस चीज़ को छोड़ के भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि परमाणु एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी या टाइडल एनर्जी, इन सब से क्वेश्चन पूछता है या तो कोयला से पूछ लेगा, थर्मल एनर्जी जो होता है। तो इसलिए इसको ज़रूर करके जाना, एक एक लाइन पढ़ते चलना। मैं पढ़ाऊँगा आपको अंत तक और फिर उसमें मैं डेटा भी आपको बताऊँगा जिसमें आप ये कर सकते हो कि बिहार संबंधी और भारत संबंधी उस डेटा को नोट करके रख सकते हो। ओके, जो आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने में काम आएगा। क्या है भूमिका ऐसे ही बनानी है कि विश्व एक सौर क्रांति सोलर रेवोल्यूशन के कगार पर है। क्यों है? अगर आप देखेंगे गौर से तो जलवायु परिवर्तन के नाम पर और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इनके नाम पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि अच्छी चीज़ होती है। स्वच्छ एनर्जी को बढ़ावा दिया जाता है और सोलर एनर्जी ऐसी चीज़ है जो पूरे विश्व को लगभग में सभी को प्राप्त होती है। खास तौर से कर्क रेखा के जो देश हैं उनको तो ज़रूर ही प्राप्त होती है। कर्क और मकर रेखा के बीच के जो देश हैं, अगर मैं मैप बनाऊं तो ये पृथ्वी है, ये विषुवत गुजर रहा है यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ये क्या है? मकर है, ये कर्क है। तो इस बीच के क्षेत्र जो होते हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सूर्य की एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो इसलिए सोलर एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो लगातार स्रोत है और इसमें खर्चा कम आता है। किस चीज़ में? क्योंकि हमें इस पर कोई ईंधन नहीं खर्च करना पड़ता है, हमें बस उस एनर्जी को यूज करना आना चाहिए। सूर्य का एनर्जी तो आज से नहीं है, हमने यूज करना कुछ सालों में पहले में सीखा है। तो सोलर एनर्जी इसलिए खास बन जाता है क्योंकि इससे इमिशन जो होता है ना वो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता सिवाय इलेक्ट्रिक करंट के हमें कुछ भी नहीं मिलता है वेस्ट के रूप में। तो जीरो वेस्ट एनर्जी के रूप में है, इसलिए ये रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे प्रमुख स्रोतों में से एक है। उसके अलावा क्या है, बाकी अगर रिन्यूएबल एनर्जी को आप देखेंगे तो उसके तुलना में आपको सोलर एनर्जी तुलनात्मक रूप से हर जगह उपलब्ध हो पाता है। अब जैसे टाइडल एनर्जी है वो तो समुद्र किनारे ही उपलब्ध हो पाएगा आपको, लेकिन सोलर एनर्जी हर जगह उपलब्ध हो पाता है। जैसे विंड एनर्जी है, ये भी आपको सब जगह नहीं मिल सकता, लेकिन सोलर तो सब जगह मिल सकता है। इसलिए सोलर एनर्जी को आने वाले भविष्य के भी एनर्जी के रूप में कई जगह बोला जाता है, क्योंकि ये एक एनर्जी का ऐसा स्रोत है जो ना तो कभी समाप्त होगा और जो ना तो कोई इमिशन पैदा करता है। कुछ भी नहीं इसमें दिक्कत है बस एक चीज़ की, इसको यूज करना आना चाहिए। ओके, तो क्या है, सौर ऊर्जा न केवल विश्व का सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इसकी व्यापक स्वीकृति के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई के क्रियान्वयन के लिए सामान्य ऊर्जा अनिवार्यता भी बन गया है। जलवायु कार्रवाई की जब भी बात होती है, अभी COP 27 हो रहा है, कहाँ पर होगा? COP 27 मिस्र में हो रहा है। COP 26 कहाँ पर हुआ था? तो वहाँ पर हुआ था ब्रिटेन के ग्लासगो में। इन सारे समिट में सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये प्रमुख मुद्दा बना हुआ रहता है कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत होने चाहिए जो स्वच्छ होने चाहिए। ओके, तो इसलिए सोलर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा बात होती है। आपको एक पता होगा वन वर्ल्ड वन सोलर सिस्टम करके एक संगठन बनाने की कल्पना की गई थी, जिसे बोला गया था पूरा विश्व जो है वो विश्व का कोई न कोई भाग तो हमेशा सूर्य की एनर्जी प्राप्त करता है
कोई न कोई भाग पर तो सूर्य हमेशा चमकता रहता है। तो क्यों न पूरे दुनिया को एक ग्रिड सिस्टम में बांध दिया जाए। ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या होता है? बिजली की जो ट्रांसमिशन लाइन बिछी हुई है, अगर पूरे दुनिया का ट्रांसमिशन लाइन एक दूसरे से जुड़ जाएगा तो सूर्य कहीं भी रहे पूरी दुनिया में, लेकिन एनर्जी सब जगह प्राप्त होगी। इसको क्या कहा गया था? इसको कहा गया था वन वर्ल्ड वन सन करके एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसमें क्या था कि पूरे दुनिया को एक ग्रिड सिस्टम में बांध देने से बिजली का निरंतर रूप से, अबाध रूप से आदान प्रदान हो सके, सोलर एनर्जी का। इसके अलावा ये सब पॉइंट आपको नोट करने हैं। इसके अलावा 2015 में हमारे प्रधानमंत्री, जब पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था, पेरिस में 2015 में हुआ था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आइडिया दिया था, फ्रांस के साथ मिलकर आइडिया दिया था कि कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इसके बीच के जो देश होते हैं उनको सोलर अलायंस बनाना चाहिए। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको लिखना पड़ेगा इनको आंसर में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय अपने दिल्ली के बगल में गुड़गांव में है, गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन का मुख्यालय है अपने गुड़गांव में। प्रधानमंत्री जी ने बोला था, और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बोला था कि कर्क और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश हैं इनको साथ में आकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने चाहिए। सोलर एनर्जी के लिए मिलकर काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए, साइंस एंड टेक को बढ़ावा देना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी लेना चाहिए, फाइनेंस करना चाहिए। तो ये सोलर अलायंस की बात की थी इन्होंने। लेकिन इससे बाद में क्या हुआ, बहुत सारे कर्क और मकर रेखा के बाहर के देशों ने भी बोला कि हमें भी इसमें शामिल कीजिए। तब इस पर कर्क और मकर रेखा के बीच में शामिल होने का जो था अनिवार्यता, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब ISA में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दुनिया का कोई भी देश हिस्सा बन सकता है और दिन प्रतिदिन इसके हिस्सेदारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो ये भी क्या है, ये सोलर एनर्जी से संबंधित ही एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको बनाने में भारत ने प्रमुख भूमिका निभाई है, और जिसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो अपने भारत में ही गुरुग्राम में बनाया हुआ है। ओके, कई देश सौर ऊर्जा को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा में अपने अग्रणी प्रयासों के साथ भारत वह बृहत्ता और वहनीयता प्रदान करता है जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए आवश्यक है। सौर ऊर्जा न केवल विकासशील देश में ऊर्जा पहुंच व ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि विकसित देशों में भी ऊर्जा संक्रमण को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। सोलर एनर्जी न सिर्फ विकासशील देशों के लिए जीवनदायी है, बल्कि विकसित देशों के लिए भी है। विकसित देश और विकासशील देश, सभी देशों पर लगाया गया एक प्रतिबंध कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, इन सब का, जब NO2 का, इन सब का आप इमिशन करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन करते हैं, इनको कम कीजिए। पेट्रोल, कोयला, इन पर अपनी निर्भरता को कम कीजिए। तो सारे देश जो दुनिया के हैं वो सोच रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, जो स्वच्छ एनर्जी होता है, उनको अपनाया जाए। ओके, तो इसलिए जो सोलर एनर्जी हो या टाइडल एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो, इन एनर्जी पर धीरे धीरे निर्भरता बढ़ रही है। और चूँकि विकसित देश और विकासशील देश सब जगह सोलर एनर्जी तो सामान्य रूप से उपलब्ध है, इसलिए सभी लोग इसके उपयोग पर बल दे रहे हैं। अन्य ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर प्रौद्योगिकी श्रेष्ठता के बावजूद सौर ऊर्जा को एक प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक फोटोवोल्टिक PV विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला कुछ देशों में ही संकेंद्रित है। जो फोटोवोल्टिक सेल होता है, फोटोवोल्टिक सेल का काम क्या होता है? जो एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, उसको, लाइट एनर्जी को किस में बदलती है? ये इलेक्ट्रिक करंट में बदलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है। फोटोवोल्टिक सेल का यही काम होता है मुख्य रूप से। ओके, सामान्य शब्दों में यही काम होता है। इतना ही समझना है आपको, इतना ही एग्जाम में लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये जो बनाया जाता है फोटोवोल्टिक सेल, PV जो बनाया जाता है फोटोवोल्टिक, ये बहुत ही कम देशों में बनाया जाता है। जैसे चीन इसमें लीडर है इसको बनाने में, ताइवान हो गया या जापान हो गया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, इन सब देशों में ही इसका निर्माण किया जाता है, क्योंकि इनके पास इसका कच्चा माल उपलब्ध है। बाकी पूरे देश में इसका कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए पूरी दुनिया की निर्भरता इन सब देशों पर बन जाती है। अब इन सब देशों पर जैसे निर्भरता बनेगी, जैसे ही किसी बाहर देश से आप आयात करोगे सोलर प्लेट लगाने के लिए, सोलर प्लेट को आप बाहर से मंगाओगे तो क्या हो जाएगा? कीमत बढ़ जाएगी। आपको ये चुनौती में लिख सकते हैं। कितना अच्छा पॉइंट दिया है, समझने की कोशिश करना, याद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, ध्यानपूर्वक समझना बस। जिसके परिणामस्वरूप हाल ही में कीमतों में वृद्धि की स्थिति बनी, क्योंकि मौजूदा सीमित आपूर्ति श्रृंखला इसके पूर्ति के पक्ष में अक्षम थी।
जो देश उत्पादन कर रहे थे उन्होंने किसी न किसी कारण से इसकी कीमत बढ़ाने के लिए सप्लाई रोक देते हैं, सप्लाई कम कर देते हैं, प्रोडक्शन कम कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, दाम जो है, कीमत वो बढ़ जाता है इनका। सौर ऊर्जा भारत के विकास को कैसे सुगम बना सकती है? आपको पता ही होगा कि ऊर्जा के खपत में दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत का नाम आता है। पहले पर यूएसए का नाम आता है, दूसरे पर चीन का नाम आता है, तीसरे पर अपना भारत का नाम आता है। तो जब एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है भारत में, यानी कि भारत की इकोनॉमी जब बढ़ रही है, तो हमें एनर्जी के लिए जो बाहर से हम तेल पर निर्भर रहते हैं, तो तेल जैसे ही खर्च करते हैं तो हमारा डॉलर बाहर चला जाता है, विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है, हमारी करेंसी कमज़ोर होती है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ये गड़बड़ाने लग जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हमें ऐसे एनर्जी के स्रोत पर ज़्यादा जोर देना है अपने देश में, जिसके लिए हमें खपत कम करना पड़े, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर प्रभाव ना पड़े, डॉलर कम खपत करना पड़े, लेकिन हमारा काम भी उससे चल जाना चाहिए। तो इसलिए सोलर एनर्जी जैसे चीज़ों पर खूब ज़्यादा बल दिया जा रहा है। एक चीज़ और मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए, जिन भी लोगों को, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ एक दिन बाद आपको मिल जाता है। साथ ही साथ वीडियो ज़रूर देखना, और जो लोग आंसर भेज रहे हैं वो आंसर भेज सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिए। ओके, जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, जो इकोनॉमिक्स का मैंने वीडियो अपलोड किया है, उन सबको ज़रूर देखना जाके, अच्छा है वो। क्या है, अब सौर ऊर्जा क्षेत्र में नए रोजगार अवसर सृजित करने की अपार संभावनाएं मजबूत होती है। अब ये कैसे होता है, एक सोलर प्लेट लगा, मान लो ये सोलर प्लेट है ना, ये यहाँ पर बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये बैटरी है, यहाँ से ये बल्ब जोड़ दो, बहुत ही ख़राब बल्ब बना है, ठीक है। अब क्या चाहिए, ये रोज़गार उत्पन्न करता है, क्यों, कोई लगाने के लिए एक स्पेशलिस्ट आएगा, सब तो नहीं लगा सकते हैं, रिपेयरिंग करने के लिए आएगा, इसको साफ़ सफाई, इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसके पार्ट्स जो बनते हैं उसके फैक्ट्रियाँ स्थापित होती हैं, इसके फैक्ट्री स्थापित होंगे तो फिर इसके बैटरी के प्लांट स्थापित होंगे, मांग बढ़ेगी, जैसे ही ये सब बढ़ता है तो क्या क्रिएट होता है, रोज़गार क्रिएट होता है इससे। ओके, तो इसलिए इसमें क्या है, 4000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर उत्पन्न करता है। इसके अलावा सौर परिनियोजन, संचालन और रख रखाव इस क्षेत्र में अतिरिक्त आवर्ती रोजगार का सृजन कर सकते हैं। बहुत सारा रोजगार उत्पन्न करता है सोलर एनर्जी को लगाना। ओके, पर्यावरण विकास, भारत की ऊर्जा मांग बृहत रूप से ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों द्वारा पूरी की जाती है, जो ऐसे हमारे कोयला का उपयोग हम अत्यधिक मात्रा में करते हैं। अभी भी हमारे देश में 60% बिजली का उत्पादन कोयला से ही होता है, इसलिए हमें इसको करना पड़ेगा। सोलर एनर्जी से भारत में कितना एनर्जी का उत्पादन होता है, झट से नोट डाउन करना, 4.22 गीगावाट का उत्पादन होता है भारत में। हमने लक्ष्य रखा था कि 2022 तक 100 गीगावाट हम उत्पादन जरूर करेंगे, लेकिन हम उस लक्ष्य में कोरोना के कारण पीछे हो गए हैं। इस चीज़ को भी आपको लिख लेना है। भारत में टोटल जो बिजली उत्पादन होता है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी से कितना उत्पादन होता है, तो 39.9% ही होता है। बाकी जो 61% है ये आपको कोयला से या पेट्रोल से या गैस से, इन्हीं सब से बिजली का उत्पादन होता है। ये डेटा सब ज़रूर लिख के आना एग्ज़ाम में, सारे के सारे आपके काम आएंगे। अगला है, और सबसे टॉप प्रोड्यूसिंग सोलर एनर्जी वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। कर्नाटक कितना करता है, 7,100 मेगावाट, 7,100 मेगावाट सोलर एनर्जी का कर्नाटक उत्पादन करता है। बिहार के बारे में बता दूं, बिहार सरकार ने 2022 तक लक्ष्य रखा था, बिहार सरकार ने 2022 तक लक्ष्य रखा था कि 3,433 मेगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली का उत्पादन कर लेंगे। 3,433 मेगावाट, ध्यानपूर्वक इसको नोट डाउन करना। जिसमें बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा था टोटल में से 3,433 में से 2,969 मेगावाट सोलर एनर्जी से हम लोग उत्पादन करेंगे 2022 तक। लेकिन इसमें भी आपको वही लिखना है, कोरोना के कारण हम इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। अभी बिहार में कितना उत्पादन होता है रिन्यूएबल एनर्जी का, मतलब स्वच्छ एनर्जी का बिहार में उत्पादन होता है 386 मेगावाट ओनली। 386 मेगावाट सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन होता है बिहार में। इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देख लेना। बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है, तो उसको ब्रेडा कहा जाता है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। यही है जो विभाग काम करती है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए।
इस जीवाश्म संसाधनों की कमी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता पर बल देती है। सौर ऊर्जा की प्रचुरता भारत की स्वच्छ ऊर्जा मांगों को पूरा कर सकती है, क्योंकि अगर भारत की ज्योग्राफी को आप देखते हैं ध्यान से, तो भारत जो है उसका बहुत बड़ा भाग है जो साल के लगभग में 8 से 9 महीने अच्छा खासा सोलर एनर्जी को प्राप्त करता है। धूप बहुत अधिक रहती है, हम लोग तो गर्म प्रदेश में आते हैं, ऊपर के हिमालयी तराई के भागों को छोड़ दे तो वहाँ भी सोलर एनर्जी का यूज होता है, क्योंकि वहाँ भी तो धूप तो निकलता ही है कम से कम, बर्फ़बारी तो साल भर नहीं होती है। तो सालों भर हमारे यहाँ देश का 90% ऐसा हिस्सा है जहाँ पर धूप जरूर दिखती है, इसलिए हमारे पास अपार संभावना है सोलर एनर्जी को उत्पादन करने की। ऊर्जा सुरक्षा होगा इससे। एक विकासशील अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत को औद्योगिक विकास और कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली की आवश्यकता है। अभी बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता और न्यूनतम लागत की स्थिति प्राप्त करने और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने में सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल निभा सकती है, इस पॉइंट को आपको ज़रूर लिखना है। सामाजिक विकास इससे कैसे होता है? पावर कट, बिजली की अनुपलब्धता की समस्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपयुक्त मानव विकास की ओर ले जाती है। बिजली नहीं है, ढंग से पढ़ाई कैसे करेगा, ढंग से काम कैसे करेगा, ये सब चीज़ों के कारण सामाजिक रूप से विषमता क्रिएट हो जाती है ग्रामीण भागों में और शहरी भागों के बीच में। जो धीरे धीरे जब सोलर एनर्जी का यूज़ हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारी बाहर की बिजलियों पर जो निर्भरता है कि बिजली कहीं से आएगी तभी यूज़ करेंगे, ये खपत होने लग जाती है, ये कम होने लग जाती है। अगर आपके ही घर पर सोलर पैनल लगा हुआ रहेगा तो समझो आपको बिजली जब चाहो तब उपलब्ध हो सकती है। भारत में सौर ऊर्जा संबंधी प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या हैं, यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन बन सकता है। आयात पर अत्यधिक निर्भरता है। भारत अभी भी सोलर मॉड्यूल के लिए चीन जैसे अन्य देशों पर व्यापक रूप से निर्भर है। सोलर मॉड्यूल का मतलब सोलर प्लेट मंगाना है, बैटरी मंगाना है, इसके लिए अभी भी हम चीन पर निर्भर बने हुए हैं। पहला पॉइंट आपको यही लिखना है। सौर मूल्य श्रृंखला में बैकवर्ड एकीकरण का भाव है, क्योंकि भारत के पास सोलर वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन के निर्माण की क्षमता मौजूद ही नहीं है हमारे पास। इस चीज़ को आपको लिख देना है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वर्ष 2021-22 में भारत ने अकेले चीन से लगभग 76.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सौर सेल और मॉड्यूल आयात किए हैं, जो उस वर्ष भारत के कुल आयात का 78.6% था। कुल आयात का 78.6% हमने चीन से, अमेरिका से, यही सब चीज़ों का आयात किया है। ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को गड़बड़ाता रहता है। ये पीडीएफ मैं खुद से नहीं बनाता हूँ, बहुत सारे लोग आ जाते हैं कमेंट करने के लिए यहाँ से कॉपी, बिल्कुल मुझे भी पता है मैं खुद से नहीं बनाता हूँ, मैं भी वेबसाइट से ढूंढ के ही लाता हूँ, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ वो मेरा अपना ही होता है, वो किसी वेबसाइट पर नहीं लिखा होता है, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ो। पीडीएफ आपको कल ग्रुप में मिल जाएगा। वैसे नोट तो यहाँ भी कर सकते हो पीडीएफ में से देख के। भूमि की कमी, भूमि आधारित और परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए एक विशाल भूक्षेत्र की आवश्यकता होती है। सोलर पैनल के साथ सबसे बड़ी खामी यही होती है। इसको आप ऐसे जगह पर स्थापित कर देंगे जहाँ पर अभी खेती हो रहा है, तो खेती बंद हो जाती है धीरे धीरे, है ना। इसलिए इसको कहाँ पर स्थापित किया जा सकता है, जो ज़मीन बंजर हो गई है या जो नहर है खुली हुई, नहर को ढक दीजिए। इससे क्या होगा, मान लो ये नहर बह रही है, इसको हमने ढक दिया सोलर पैनल से, यानी कि जल का वाष्पीकरण भी नहीं होगा और हमें बिजली भी मिल जाएगी सोलर एनर्जी से। या फिर एक ऐसे रेगिस्तान जैसे है, रेगिस्तान में आप इसको पूरा का पूरा बिछा सकते हैं, है ना, या ऊंचे ऊंचे टावर लगा के आप पूरा बिछा सकते हैं इसको। तो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भूमि को जब घेरना शुरू कर देगा ये, पता चला एनर्जी के चक्कर में भूखे रह गए हम। ओके, सब स्टेशन के पास सौर सेल स्थापित करने से भूमि के एक छोटे क्षेत्र के लिए अन्य भूमि आधारित आवश्यकताओं के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन सकती है। लागत, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगला पॉइंट है कि टीएनडी और सौर ऊर्जा को क्या है कि सौर ऊर्जा को लागत प्रतिस्पर्धात्मक और अन्य ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से प्रतिस्पर्धा जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ओके, टीएनडी की हानि से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हानि क्या होता है, जैसे जहाँ पर उत्पादन हुआ और जहाँ पहुँचाना है बिजली को, आपके घर तक जो बिजली आ रहा है, जहाँ पर उत्पादन हुआ है वहाँ से आपके घर तक, इसमें जितना उत्पादन होता है ना, उसका 30 से 40% तक हानि हो जाता है। अगर 100 यूनिट उत्पादन हुआ है तो आपके घर तक 40 यूनिट ही पहुँच पाता है। सोचो कितना बड़ा हिस्सा जो है वो बर्बाद हो जाता है उन चीज़ों में। क्या है, टीएनडी की हानि की लागत का 40% है, जो सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन को अत्यधिक अव्यवहार्य बना देता है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है, जिसके कारण से इसमें एनर्जी में थोड़ा सा दिक्कत ये चुनौती के रूप में रहता है। सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति का अभाव है, मतलब सोलर प्लेट जो खराब हुआ, वो प्लेट का आप क्या करोगे,
उसको तो आप फिर ई कचरा के रूप में फेंक दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कचरा के रूप में। इसलिए ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग चीज़ है कि सोलर एनर्जी का जो वेस्ट होता है, जो उसका प्लेट बर्बाद होता है, मान लो 10 साल पर ही बर्बाद हो और तो कोई उससे वेस्ट निकलता नहीं है, उसको हम कैसे रिसाइकल करें। महत्वाकांक्षी सौर स्थापना लक्ष्यों के बावजूद भारत के पास अपने सौर अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए कोई नीति नहीं है। हमारे पास कोई नीति नहीं है इस संबंधी, ये आपको बताना पड़ेगा। सौर अपशिष्ट में त्यागे गए सौर पैनल जैसे अपशिष्ट शामिल हैं। अगले 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़ जाने का अनुमान है। इसके लिए भी हमारे पास होना चाहिए कि इसको हम लोग कैसे रिसाइकल करें फिर से, या रीयूज पर इसको बढ़ावा दिया जाए। स्वीकार्यता संबंधी चिंता। इस तथ्य के बावजूद कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन तकनीकों में सुधार किया गया है, अभी तक व्यवसायीकरण नहीं किया गया है। सोलर पैनल लेने जाएंगे उच्च क्वालिटी का तो अभी भी नहीं मिल पाता है जनरली, या लोग लेने से कतराते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ गर्मी में ही पंखा चलेगा, गर्मी में ही लाइटें जलेंगी, ठंड में तो हमारे यहाँ लाइट जल ही नहीं पाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्थलाकृतिक रूप से जलवायु की दृष्टि से सूर्य की किरणें पूरे वर्ष किसी स्थान विशेष रूप से समान उपलब्ध नहीं हो पाती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहाँ पर खूब ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी साल भर नहीं मिल पाती है। नॉर्थ का अपना प्लेन है, बिहार है, यूपी है, ये सब है। तो यहाँ पर क्या होता है, दिसंबर से लेकर और फरवरी तक लगभग में सूर्य भगवान जो है वो कभी कभार दर्शन देते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका जो आपकी बिजली की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है, कि आपको कम एनर्जी मिलेगा। इसके पूर्ण रूपेण होता है कि एनर्जी इस समय में कम मिलता है, तो लोग इसलिए भी डरते हैं इसको लगाने से। ये सब आपको किस में लिखनी है, चुनौतियों में लिखनी है। निम्न लागत लाभ अनुपात, मतलब कि स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद देश के बिजली उत्पादन में और सौर ऊर्जा का योगदान उसी गति से नहीं बढ़ा है। सरकार ने निवेश बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन अभी भी उतना उसको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है सरकार को, ये आपको बताना पड़ेगा। उदाहरण के लिए 2019-20 में सौर ऊर्जा ने भारत के कुल लगभग 1390 बिलियन यूनिट बिजली उत्पादन मात्र 6% का योगदान दिया है। ओके, इस चीज़ को आप लिखिए ज़रूर अपने एग्जाम पर। और भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जैसे कुसुम योजना वगैरह जो चला रही है। बिहार सरकार अगर कोई योजना चला रही है तो उसको भी आप आंसर में ज़रूर डालिए। इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो वो मस्ट होता है, पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, वो चीज़ें को ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपने आंसर में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन आपको बताया ही मैंने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो जिसका भारत सरकार मेंबर है। भारत उसका क्या बोलते हैं, उसको स्थापित करने वाले मेंबरों में से एक है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक आपको लिख के आना है। राष्ट्रीय सौर मिशन चलाया जा रहा है। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान कुसुम योजना, ये क्या है कि किसान अपने खेत में सोलर पैनल को भी लगाए और अपने यूज के लिए, बोरिंग के लिए या किसी और यूज के लिए उस बिजली को यूज करे, और अगर बिजली ज़्यादा है तो वो सरकार को बेच भी सकती है कि आप हमसे बिजली खरीद लीजिए। वन सल वन वर्ल्ड वन ग्रिड सिस्टम, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि पूरे दुनिया को एक बिजली ग्रिड में बांध दीजिए। कहीं ना कहीं सूरज भगवान तो रहते ही हैं, उनसे एनर्जी प्राप्त करके पूरे दुनिया में हम इस एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। आगे की राह पर बढ़ते हम लोग, उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगा। भारत को आत्मनिर्भर भारत के विजन के समर्थन करते हुए सुदृढ़ घरेलू सौर ऊर्जा बाजार विकसित करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। सौर पीवी परियोजना के विकास का समर्थन करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि अपस्ट्रीम अभिकर्ताओं का प्रत्यक्ष समर्थन किया जाए। उदाहरण के लिए उन्हें डिजाइन और उत्पादन संबंधन प्रोत्साहन के, मैं बहुत ख़राब हिंदी लिखा है, मैं सामान्य शब्दों में बता देता हूँ। जो लोग इसका डिजाइन करते हैं, जो लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं, उनको सरकार क्यों नहीं सब्सिडी दे देती है, जिससे सस्ता सामान बिके मार्केट में। तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, जिससे हमारा क्या होगा, हमें बाहर से नहीं आयात करना पड़ेगा। बायोसोलर सेल, भारत सूक्ष्मजीवी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन प्रक्रियाओं से बिजली पैदा कर बायोसोलर सेल के अवशेष अन्वेषण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। और भी बहुत सारे आगे की राह में पॉइंट हैं, इसको आप PDF में पढ़ लेना। बाकी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है आपको। इसका PDF आपको कल मिल जाएगा। वीडियो जैसा भी लगा हो ज़रूर बताना कमेंट करके। एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको और भी अच्छे कंटेंट मिलते हैं। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं वीडियो डालता हूँ उसको देखने की, बहुत अच्छा कंटेंट होता है। BPSC के लिए ऐसा कोई भी नहीं उपलब्ध करवा रहा है, ये मेरी गारंटी होती है, भले ही मैं कहीं से भी लाऊं कंटेंट। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।